नमस्कार, 4 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 न्यूज के खास कार्यक्रम देश दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे पहली खबर की ओर। पहली खबर छत्तीसगढ़ राज्य से है, जहां एक प्रादेशिक पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल, जिनका नाम है, उनके द्वारा सिंधी समाज के खिलाफ किए गए आपत्तिजनक बयान की कड़ी निंदा हुई है। दरअसल इस बयान के विरोध में आज अकोला के सावतराम चौक में सिंधी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चप्पल मारो आंदोलन का आयोजन किया। जी हां, इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अमित बघेल की तस्वीर पर चप्पलें मारी। साथ ही उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए उनके बयान की तीखी निंदा की। आंदोलन में शामिल लोगों का कहना है कि ऐसे बयान समाज में विभाजन और असहमति बढ़ाते हैं। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और मामले की निगरानी भी शुरू कर दी है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आगामी नगरपालिका सार्वत्रिक चुनावों को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ चुका है, यानी रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वार्ड की मतदाता संख्या के आधार पर मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाए जाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल चोपड़ा नगर परिषद के 15 वार्डों में ऐसे मतदान केंद्र निर्धारित किए जा रहे हैं जो मतदाताओं के लिए सुविधाजनक हो, सुचारू हो और भीड़भाड़ से बचने वाले इलाके हों। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कुछ केंद्रों पर भीड़ को ध्यान में रखते हुए इस बार 1000 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्देश जारी किया गया है। निरीक्षण के दौरान अनुमान यह लगाया गया कि लगभग 75 से 76 मतदान केंद्र तैयार किए जा सकते हैं। इस निरीक्षण में उप मुख्य अधिकारी, जिनका नाम है संजय मिशाल, वो निरीक्षक, और प्रवण पाटिल, अनिल चौधरी और तमाम कर्मचारी मौजूद थे। प्रशासन ने यह भी कहा कि चुनाव सुचारू और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा चुके हैं। तो रायगढ़ जिले से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी यूबीटी के बीच किसी भी तरह का गठबंधन नहीं बनने पर बात कही गई है। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया था और इस बयान पर करजत खालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेंद्र थोरवे ने भी प्रतिक्रिया दी है, यानी पलटवार किया है। थोरवे ने सुनील तटकरे पर तीखी टिप्पणी करते हुए उनके बयान को लेकर नाराजगी जताई है। राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि इस बयान से जिले की आगामी हलचल पर इसका पूरा असर पड़ सकता है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच प्रतिक्रिया की वजह से क्षेत्र में हलचल बढ़ गया है। मामला अब चर्चा का केंद्र बन चुका है, यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है और राजनीतिक गलियारों में इसके आगे के प्रभाव पर जितनी भी अटकलें हैं, सब पर निगाहें टिकी हुई हैं, सब पर निगाहें लगी हुई हैं। तो अगली खबर नासिक से है, जहां शरणपुर तिबेटियन मार्केट के पास संत अंद्रिय चर्च के समीप स्थित कॉलोनी में असामाजिक तत्वों ने हंगामा मचा दिया। दरअसल स्थानीय निवासियों के मुताबिक 4 अज्ञात बदमाशों ने घरों के पास खड़े वाहनों को तोड़ा, यानी उनके साथ वाहनों के साथ तोड़फोड़ की और फिर हवाई फायरिंग भी की। घटना की जानकारी मिलते ही नासिक पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और फायरिंग वाले क्षेत्र को सील कर जांच शुरू कर दिया। फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई है और इलाके में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तैनाती बढ़ा दी गई है पुलिस की। और यह घटना नासिक में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवालिया निशान खड़ा करता है। तो अगली खबर नवी मुंबई से है, जहां महापे क्षेत्र में सेल्फाटा कोर खेरान ब्रिज की ओर से आ रही एक एनएमएमटी बस में अचानक आग लग गई। आग लगने
की शुरुआत में न तो चालक और न ही यात्री इसे महसूस कर पाए। यानी जब बस में आग लगी तो किसी को भनक तक नहीं लगी इस बात की कि बस में आग लग चुकी है। हालांकि स्थानीय पत्रकार निखिल परदेशी और उनके साथी देवा बिल्डर ने बस में जो आग की लपटें उठ रही थी उनको तुरंत चालक को सूचित किया, यानी ड्राइवर को बताया, और चालक ने तुरंत बस को रोक दिया और फायर एक्सटिंग्विशर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। उनके समय पर कदम उठाने से बड़ा हादसा टल गया। मौके पर मौजूद लोगों ने भी राहत की सांस ली। घटना ने यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच जो अफरा तफरी है उसे बढ़ा दिया था और अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें बस में आग लगी, और आग लगी इस बात की भनक ना तो कंडक्टर को थी ना तो बस चालक यानी ड्राइवर को थी। हालांकि स्थानीय पत्रकार है, उन्होंने बस में आग की घटना को देखा, यानी आग लगी हुई जो ये पूरी दृश्य है, पूरा तस्वीर है, सबसे पहले उन्होंने देखा और उसके बाद चालक को सूचित किया इस बात को कि बस में आग लग चुकी है। बस को एक किनारे किया गया। वहां पर तत्परता दिखाते हुए समय रहते आग पर काबू पाया गया, लेकिन एनएमएमटी की बस में यह आग लगी। ये जो घटना है यह और भी भयावह हो सकता था, ये दृश्य और भी खतरनाक हो सकते थे, लेकिन इससे पहले समय रहते हुए तत्परता दिखाते हुए सूझबूझ दिखाते हुए आग पर काबू पाया गया। ये सीधे तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जिस बस में आग लगी, टायर के ठीक ऊपर, पिछले वाले पहिए के ठीक ऊपर आग लगी हुई थी। और शायद यही वजह था कि ना तो इस बात की भनक कंडक्टर को लगी न ही ड्राइवर को, और समय रहते पत्रकारों की मदद से आग पर काबू पाया गया, आग को कंट्रोल किया गया, जिसकी वजह से बड़ी घटना होते होती बची। हालांकि आपको बता दें कि इस तरह की कई घटनाएं हमारे सामने आ चुकी हैं। जयपुर में, राजस्थान में इस तरह की घटना घटी थी जहां पर हमने देखा था कि प्राइवेट बस में आग लगी और इसके बाद कई लोगों की जलकर मौत हुई थी, और इसके बाद वो पूरी घटना देश में सनसनी फैला दी थी, देश में सनसनी की तरफ फैल गई थी और सभी को यह बात का पता चला था। तमाम तरह के सवाल भी उठे थे कि इस तरह की लापरवाही कैसे की जा सकती है। हालांकि आज इसे लापरवाही कहें या अनजानापन कहें या फिर बचकाना कहें कि बस में आग लगी है, बस चल रही है, लेकिन किसी को कानो कान भनक तक नहीं है, ना ड्राइवर को ना कंडक्टर को। हालांकि समय रहते आग पर काबू पाया गया और फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पाया गया। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जरा सी गलती और फिर यह दृश्य, ये तस्वीर, ये माहौल, ये जो पूरी खबर है, यह अतिशयोक्ति हो सकता था, लेकिन भगवान की कृपा से, पत्रकारों की सूझबूझ से कंडक्टर को, ड्राइवर को समय रहते सूचित किया गया और इस वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एनएमएमटी की बस में आग लगी, फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि अब सब कुछ ठीक है, इन कंट्रोल है सारी स्थिति परिस्थिति, वरना ये जो तस्वीर है यह और भयावह हो सकती थी। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि भारी बारिश से हुई कृषि नुकसान के लिए केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ रुपए और राज्य सरकार ने 31,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि घोषित की है, जिसे अधिकारियों को तुरंत प्रभावित किसानों तक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने कॉर्पोरेट संस्थानों से भी किसानों को मदद देने की अपील की और कोंकण में धान के खेतों का पंचनामा कर सहायता प्रदान करने की आवश्यकता जताई है। मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी के मुद्दे पर अठावले ने कहा कि वोट चोरी कई सालों से होती आ रही है, लेकिन इसे रोकने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। उन्होंने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ महाविकास अघाड़ी में फूट और मुंबई में वोटिंग पैटर्न पर भी प्रकाश डाला। अठावले ने कहा कि महायुति में केवल आरपीआई को केंद्रीय मंत्री का पद मिला और कार्यकर्ताओं को सत्ता में सम्मान और समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने पार्टी के 68वें स्थापना दिवस पर कहा कि किसी एक जाति के दम पर सत्ता हासिल नहीं की जाती, बल्कि सभी जातियों और धर्मों को एकजुट करके बहुजन समाज को सशक्त बनाना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी के विकास के लिए पूरी लगन से काम करने का आह्वान किया। यानी कि रामदास अठावले का यह कहना है कि जिस तरीके की लगातार खबरें आती हैं कि वोट चोरी हो रहा है, इस पर संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए, न कि किसी और को। उन्होंने कहा कि किसी एक पार्टी या किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता या किसी एक धर्म, जाति, समूह, संप्रदाय के दम पर सत्ता नहीं पाई जाती, सरकार नहीं बनाया जाता।
सभी को विश्वास में लेना पड़ता है, सभी की अपनी अपनी भूमिका होती है, सभी का अपनी अपनी हिस्सेदारी होती है और इस वजह से उसका आकलन रामदास अठावले अपने तरीके से कर रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जितना सरकारों को तय करने में तमाम धर्म, जाति, समूह, संप्रदाय के लोगों का वोट चाहिए होता है, उसी हिसाब से उनको उनका अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। यही रामदास अठावले कह रहे हैं। हालांकि रामदास अठावले की पार्टी 68वें स्थापना दिवस को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें वो तमाम तरह की बातें कर रहे थे। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रामदास अठावले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कई सवालों के जवाब बड़े ही मुखर तरीके से दिए। किसानों को तुरंत राहत देने की भी बात की गई है राज्य मंत्री की तरफ से। आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, जल जमाव की वजह से जितनी भी किसानों को समस्याएं हुई थी, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से और 31,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार की तरफ से किसानों को राहत सहायता जो राशि है वो ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। और तमाम अधिकारियों को जल्द से जल्द सुनिश्चित करना होगा कि किन किसानों की कितनी जमीन, कितनी खेती, कितना उनकी जो फसल है वो बर्बाद हुई और इस हिसाब से उनको मुआवजा दिए जाने की मांग रामदास अठावले की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही साथ कारपोरेट घरानों से भी उन्होंने आग्रह किया कि आप भी आएं और इन किसानों के लिए बढ़ चढ़कर आप जितना भी आप मदद कर सकते हैं वो करें। यही लब्बो लवाब था पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की रामदास अठावले की, जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर आपके दिखा रहे हैं। रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना झाली होती आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या स्थापनेला 28 वर्ष झालेली आहे। 69व्या वर्षामध्ये आम्ही प्रवेश केलेला आहे। एक तर आमच्यासाठी दुःखाची गोष्ट ही आहे की सर्वात जुना पक्ष जो आहे, जुना पक्ष म्हणजे अनेक वर्षापूर्वीचा पक्ष, काँग्रेस पक्ष जुना पक्ष आहे। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। डीग जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र से बड़ी और दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बोडौली डहर गांव में दो पक्षों के बीच आपसी कहासुनी ये पूरी खूनी संघर्ष में बदल गई। झगड़े के दौरान फायरिंग में चंदन सैनी, जिनका नाम है, जिनको गोली लगी, वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत पहाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी योगेंद्र सिंह भारी जब्ते के साथ यानी अपनी टोली के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मृतक के परिजनों ने इस घटना के सिलसिले में 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। सोशल मीडिया पर फायरिंग की घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है और इस वजह से जो प्रशासन है उसकी फजीहत यह हो रही है कि सारा का सारा जो पोलपट्टी था, पूरी घटना का वीडियो था, वो सोशल मीडिया पर आ गया। और सुरक्षा के मद्देनजर गांव में पुलिस की चौकसी भी बढ़ा दी गई है, यानी कि नजर रखा जा रहा है गांव की पूरी एक्टिविटी पर कि यह घटना और उग्र ना हो और किसी भी तरह की एक्टिविटी ना हो। हालांकि इस पूरे मामले की बेहद ही गंभीरता से जांच किया जा रहा है कि आखिर यह घटना घटी क्यों और यह जो आपसी द्वेष था, कलह था, वो फिर मौत में कैसे कन्वर्ट हो गया, खूनी संघर्ष में कैसे कन्वर्ट हो गया, इसका भी पूरा खास ख्याल रखा जा रहा है और पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि यह खूनी संघर्ष हुआ तो हुआ क्यों। सबसे बड़ी बात तो ये, झगड़े के बाद फायरिंग हुई और इसके बाद एक युवक घायल हुआ और फिर उसे जिला अस्पताल भेजा गया, वहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन देरी होने के कारण या फिर चोट गंभीर होने के कारण उसकी मौत हो गई। ये जांच का विषय है। पुलिस इसी सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल करने की पूरी कोशिश कर रही है। झगड़े के बाद फायरिंग हुई और फिर युवक की मौत हुई। हालांकि इसको लेकर आसपास के लोगों में सिर्फ खौफ नहीं है, बल्कि एक सवाल भी उनके मन में है कि इस तरह की एक्टिविटी अगर हो रही है और प्रशासन के आंख के नीचे हो रहा है, यानी दिए तले अंधेरा है, तो फिर सवाल प्रशासन पर खड़े होंगे, सवाल प्रशासन की शैली पर खड़े होंगे, सवाल उन सभी अधिकारियों पर खड़े होंगे जो ये आपसी द्वेष का मामला खूनी संघर्ष में बदल गया, तो सवाल तमाम तरह के खड़े होंगे और इसी तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना की बात तो यह है कि यह पूरा खूनी संघर्ष जो चला वो सोशल मीडिया पर आज पहुंचा है और सोशल मीडिया, चूंकि आज के जमाने में सोशल मीडिया का दौर है और कोई चीजें छुपी नहीं रहती हैं और इसलिए प्रशासन की फजीता जो भी आप कह लीजिए वो प्रशासन की इस तरीके से हो रही है और इसलिए प्रशासन और तत्परता और जल्दबाजी दिखाते हुए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करके एक सतह पर पहुंचना चाहती है, एक पूरे मुकाम पर पहुंचना चाहती है जहां पर इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। अन्यथा
सवालों की जो बौछार है, सवालों की जो झड़ी है, वो और लंबी होने वाली है। यह बात प्रशासन को भी बखूबी पता है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग जुटे हुए हैं। लोगों में इस बात का गुस्सा है, आक्रोश है कि इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं और प्रशासन इससे बेखबर है और प्रशासन बुलाने पे अगर पहुंच रहा है तो फिर इससे विडंबना वाली बात कोई नहीं हो सकती। और इसीलिए 18 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और जल्द से जल्द पुलिस इन आरोपियों की गिरफ्तारी करना चाहती है और इस मामले को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की, पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी कस्बे से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां घरेलू सिलेंडरों की मारामारी मची हुई है। दरअसल कस्बे में केवल एकमात्र एचपी गैस एजेंसी होने के कारण उपभोक्ता यानी ग्राहक पिछले 7 दिनों से बेहद परेशान है। सिलेंडरों की आपूर्ति कम होने और आगे से गाड़ियां न आने के कारण ग्राहकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस शादियों के सीजन में हालात और भी खराब हो गए हैं। लोग सिर पर दोपहिया वाहनों पर सिलेंडर लेकर गैस एजेंसी तक पहुंच रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि एजेंसी के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं और उपभोक्ताओं में इसको लेकर नाराजगी भी है और जो कि बढ़ती जा रही है। प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से जल्द समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। तो यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एचपी गैस सिलेंडर की एजेंसी है और फिर लंबी लंबी कतारें भी आप देख रहे हैं। और ये लंबी लंबी कतारें किसी प्रीति भोज या मैं वगैरह किसी खाने का प्रोग्राम नहीं है जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, रिश्तेदार पहुंच रहे हैं। ये वो लोग हैं जो गैस सिलेंडर के लिए लाइनें लगाए खड़े हुए हैं और इस इंतजार में हैं कि बस कब सिलेंडर आए और कब वो लेकर पहुंचे, क्योंकि आपको पता है कि नवंबर दिसंबर आमतौर पर शादियों का सीजन होता है और ऐसे में लोग गैस सिलेंडर के लिए यहां वहां घूम रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पास गैस नहीं पहुंच रही है और उनको जो सिलेंडर है वो नहीं मिल रहा है। शादियों के सीजन में हालात और भी खराब हो जाते हैं और ये ऐसा पहली दफा नहीं है। आमतौर पर लोगों का यह कहना है कि यह पहली दफा नहीं है। लंबी लंबी कतारें लगना और प्रशासन पर दबाव भी उतना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। लोगों में इस बात का आक्रोश है कि अगर आम जनता तक गैस सिलेंडर नहीं पहुंचाया जा रहा है या गाड़ियां नहीं पहुंच रही हैं तो इसके पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे यह सवाल जवाब किया जाना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि गैस एजेंसी पर, एचपी गैस एजेंसी पर गैस सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है। हालांकि ये एक्सेप्शनल तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आमतौर पर जो गैस एजेंसी हैं उन पर सिलेंडर पहुंच जाते हैं, कई बार तो एक्स्ट्रा स्टॉक में रखा जाता है कि किसी प्रकार की समस्या ना हो और इमरजेंसी की सिचुएशन में स्टॉक को खोला जा सके और जो गैस सिलेंडर है उसे समान तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, लोगों को दिया जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में ये बताती हैं कि 7 दिन का जो इंतजार है वो अब धीरे धीरे पानी सर के ऊपर जा रहा है और लोग सवाल करना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले की तस्वीरें और भयानक हो, इससे पहले की तस्वीरें और आक्रामक हो, हालात और बेकाबू हो, उसके पहले प्रशासन और एचपी गैस एजेंसी के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको समय रहते जो गैस एजेंसी है उस पर गैस सिलेंडर लाना होगा और यही एकमात्र विकल्प है कि जो वहां पर ग्राहक पहुंच रहे हैं, उपभोक्ता पहुंच रहे हैं, उनको सिलेंडर मुहैया कराया जाए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रुड़की के कृष्णा नगर गली नंबर 20 स्काई वर्ल्ड स्कूल के सामने एक कपड़े और कॉस्मेटिक की दुकान में आग लग गई। रात लगभग 11 बजे प्राप्त सूचना के मुताबिक फायर यूनिट हरिद्वार रुड़की तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने मोटर, हाई प्रेशर पंप और होजरिल का इस्तेमाल कर आग को फैलने से रोकते हुए बुझाना शुरू किया, यानी आग पर काबू पाना शुरू किया और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरीके से नियंत्रण पाया जा सका, यानी कि आग को बुझाने में कामयाबी मिली। अगर आग में मतलब आग में दुकान में जो कपड़े रखे थे, एसी, इन्वर्टर, लकड़ी का दीवान, बेड और कुर्सियां सबकी सब इस आग की चपेट में आने की वजह से जलकर खाक हो गई। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सबसे अच्छी बात तो यह रही, शुरुआती जानकारी के अनुसार आग लगने का जो प्राइमा फेसी कारण है, यानी प्रथम दृष्टया जो कारण है, वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दुकान की जो मालिक है जूली सैनी है और उनका नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है। घटना की जानकारी कंट्रोल रूम रुड़की को भी दे दी गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया और किसी भी जनहानि का, जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां तपोवन और स्वर्गाश्रम के बीच गंगा पर बन रहे कांच के पुल यानी बजरंग सेतु का निर्माण अंतिम चरण में है। 132.30 मीटर लंबे इस पुल को करीब 68.86 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग नरेंद्रनगर ने वर्ष 2022 में निर्माण कार्य शुरू किया था। पुल का ड्रोन वीडियो भी सामने आया है, जो देश और विदेश के लोगों का आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। कांच के पात और दोनों ओर केदारनाथ पिलर तैयार है, जबकि रंग रोगन और लाइटिंग की व्यवस्था जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक पुल खुलने की तारीख का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। पर्यटकों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को और भी बढ़ावा मिलने की पूरी उम्मीद है। तो करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जनपद सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनवरी से अक्टूबर 2025 तक हुई सड़क दुर्घटनाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया। समीक्षा में यह सामने आया कि अधिकांश हादसे नेशनल हाईवे पर हुए हैं, जिन्हें ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि ज्यादातर दुर्घटनाएं सुबह 6 से 9 के बीच में हुई हैं और इसलिए इन समय अवधियों में एनफोर्समेंट टीमों को तैनात किया जाएगा, यानी क्विक रिस्पांस टीम QRT को वहां पर तैनात किया जाएगा। उन्होंने रेस ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग को हादसे का मुख्य कारण मानते हुए इन पर कड़ी कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने यह कहा कि हाईवे पर विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा और ड्राइवरों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक भी किया जाएगा। अधिकारियों ने सभी संबंधित विभागों के समन्वय से सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने का संकल्प लिया है, यानी कि जो ये बड़ी घटनाएं हो रही हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं, उन नंबर्स को घटाया जाए, उन घटनाओं की संख्या में कमतरी किया जाए। यही अधिकारियों का पूरा समूचा प्रयास है। सुरक्षा की जो जिला कमेटी है उसकी आज मासिक बैठक ली गई, जिसमें ये देखा गया कि कहां पर पिछले 8 से 9 महीने, जब से हमारा ये 2025 साल है, तो जनवरी से लेके अक्टूबर तक की जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसका समीक्षा की गई। उसमें हमने देखा कि जो अधिकतर दुर्घटनाएं हुई हैं वो नेशनल हाईवेज पर हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक लोड भी ज़्यादा रहता है, और उन पैचेस को भी आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं और किस टाइम ड्यूरेशन में एक्सीडेंट हुए हैं। तो ये निष्कर्ष निकला है कि शाम के 6 से 9 और सुबह के 6 से 9 इस टाइम में मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हमारे जनपद में हुए हैं। तो एनफोर्समेंट टीम्स को इसी टाइम पीरियड में जहाँ पे ज़्यादा दुर्घटना हुई है उसी एरिया में आइडेंटिफाई करके प्लेस किया जाएगा। और रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ा कॉज निकल के आया है एक्सीडेंट्स का, तो उसी पर हम लोग इस बार सख्ती करेंगे। जो जिला सड़क सुरक्षा समिति है उसकी हर माह रोड सेफ्टी को लेकर एक बैठक होती है। वो बैठक आज DM सर ने ली है पिछले माह की। इसमें उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई है वो त्वरित तरीके से की जाए, और खासकर कुछ जो अभियोग हैं जिनमें कि जान जाने का खतरा ज़्यादा रहता है, जैसे बिना हेलमेट के जो वाहन चल रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने स्पेशल एक इन्फोर्समेंट ड्राइव के लिए निर्देशित किया है। साथ ही उन्होंने जो सड़क कार्यदायी संस्था है उनको निर्देशित किया है कि सड़कों पे जो भी गड्ढे हैं उनको हटा दिए जाएं, एवं जितने भी जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स बने हुए हैं उनका रेक्टिफिकेशन जल्दी हो जाए। सुरक्षा की तो हरिद्वार से खबर आपको बता दें, जहां पवित्र गंगा तट के पास पंतद्वीप पार्किंग से भारी मात्रा में शराब की बोतलें पकड़ी गईं। यह खुलासा UKD यानी उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने किया। UKD का कहना है कि जब जनता और संगठन खुद शराब पकड़ रहे हों तो पुलिस और चौकी इंचार्ज आखिर कर क्या रहे हैं। गंगा जैसे आस्था स्थल पर शराब मिलना न केवल धार्मिक भावनाओं का अपमान है, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। UKD कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, आवश्यकता जताई है। इस मामले में हरिद्वार में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जवाबदेही पर भी चिंता बताई गई है, चिंता बढ़ा दी है कि जिस तरीके से शराब की बोतलें मिल रही हैं उससे यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और जब पार्टियां या जिस तरीके से कहें कि छोटे छोटे जो ये ग्रुप हैं, अगर ये इन सारी चीजों का खुलासा कर रहे हैं तो प्रशासन पर सवाल क्यों ना खड़ा हो कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4GB न्यूज। नमस्कार।